हेलो स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में आप थ्योरम नंबर 7 के बारे में डिस्कस करोगे। पिछली मीटिंग में हमने थ्योरम नंबर जो 6 है उसके बारे में बताया। अभी 7th नंबर की जो थ्योरम है वो है सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम में वलय एक क्षेत्र होता है। ना मिली तो टेंशन मत करनी, वो वीडियो हट जाए ना तो यही है कि भागा डाल दूंगा। तो टेंशन फालतू को टेंशन कर, वो तो बेकार है। तो इस थ्योरम में आप देखेंगे शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम में वलय एक क्षेत्र होता है। शून्य भाजक रहित परिमित क्रम में वलय यानी अपने लिए क्या है, वलय दे रखी है, लेकिन वह वलय है ना, उसमें कुछ कंडीशन है। शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम में वलय, तो यानी यह वलय है वो क्रम में है और शून्य भाजक रहित है। जैसा कि आपसे कहा है, दोबारा सुने, शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम में वलय एक क्षेत्र होता है। तो ये जो वलय है वह क्रम में कहा है कि क्रम में वलय है और शून्य भाजक रहित है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की एक रिंग दे रखी है जिसमें क्रम में और शून्य भाजक रहित दोनों कंडीशंस हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों कंडीशन मिलाकर के एक क्षेत्र बनाएंगी। तो क्षेत्र सिद्ध करने के लिए आप यहां समझेंगे कि अपने पास ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई हैं। वलय है तो समृत होगा, योग के लिए साचर्य होगा, तत्समक होगा, प्रतिलोम होगा, क्रमण में होगा, गुणन के लिए साचर्य होगा और क्रमण में अपने लिए दे रखा है तो क्रमण में भी हो जाएगा और वलय है तो बंटन भी होगा। अब कौन कौन सी कंडीशन बची? एक तो तत्समक और एक प्रतिलोम। रही बात समृत की, अगर आपके लिए संक्रिया दे रखी है तो समृत तो कोई भी सेट होता ही है। तो आप यहां देखेंगे कि ये दो कंडीशन तत्समक और प्रतिलोम, ये दो कंडीशन नहीं है। अगर हम तत्समक और प्रतिलोम को सिद्ध कर दें तो हम कह देंगे कि क्षेत्र की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो यह एक क्षेत्र हो जाएगा। तो आप इसको तत्समक और प्रतिलोम को सिद्ध करने के लिए कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। अब आप यह बताओ कि किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट्स हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट्स हो तो बताओ। बताइए, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स हो यहां तक, कमेंट्स में बताएं। होशियार है ना सभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां प्रूफ में अगर चर्चा करें, माना कैपिटल आर एक शून्य भाजक रहित परिमित क्रम में वलय है। जैसा कि हमने बताया, हमें यहाँ 2 पॉइंट प्रूव करने हैं बस, तत्समक और प्रतिलोम। इनके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए कुछ फॉर्मेट तैयार करने को।
अगर हम कुछ ऐसा प्रूव कर दें कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, तो यहाँ जो x है या फिर ये x कहें, तो यहाँ जो a है वह गुणनफल समक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, गुणनफल समक 1 हो जाएगा। गुणनफल समक की कंडीशन ये होती है कि a में या x में हम कितने का गुणा करें कि x ही आ जाए। तो x में मान लीजिए a का गुणा करें तो x आ रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 1 होते ही ये गुणनफल समक हो जाएगा। इसे प्रूव करने के लिए जैसा कि हमने लिखा है, माना कैपिटल R एक शून्यवाचक रहित परिमित क्रम में वलय है। हमें सिद्ध करना है कि शून्य के वाचकों से रहित परिमित क्रम में वलय एक क्षेत्र होती है। तो यानी हम सिद्ध करेंगे कि R एक क्षेत्र है। अब हम सिद्ध करेंगे कि वलय कैपिटल R एक क्षेत्र है। तो इसे क्षेत्र सिद्ध करने के लिए भी हमें जो सिद्ध करना होगा, थोड़ी देर पहले बताया कि तत्समक और प्रतिलोम का अस्तित्व बता दें। इसे सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि वलय R में गुणन के लिए तत्समक व प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब इसे प्रूव करने के लिए गुणन के लिए तत्समक व प्रतिलोम का अस्तित्व है। इसे सिद्ध करने के लिए जैसा कि हमसे कहा है, शून्य के वाचकों रहित परिमित क्रम में वलय परिमित वलय है। तो हम इसमें लेकर के चल रहे हैं, माना एक परिमित क्रम में वलय जिसके अवयव A1 A2 A3 AN है। अब माना परिमित वलय में स्मॉल n अवयव A1 A2 A3 AN है। स्मॉल n भिन्न अवयव स्मॉल n भिन्न अवयव, यानी ये सभी अलग अलग अवयव हैं और इनकी संख्या है n अवयव हैं, ये भिन्न भिन्न। अब यदि या ये कहें यदि x बिलोंग्स टू R, यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल R कॉमा x नॉट इक्वल टू 0, यानी या तो कह दो x बिलोंग्स टू R अशून्य राशि है कोई, जो कि क्या है रियल नंबर में से, यानी जो आपके लिए रिंग दे रखी है ना उसमें से लिया। रिंग R में जो एलिमेंट है A1 A2 A3 AN है, और इसका कोई एलिमेंट अगर x हमने इसमें से x का मतलब है कोई भी नंबर का हो सकता है, A1 या A2 या A3 किसी भी नंबर का हो सकता है। x किसी भी नंबर का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन वह 0 नहीं है। यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल R, तब ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा है माना परिमित वलय, एक शब्द और जोड़ दें अगर जोड़ना है तो, माना परिमित वलय कैपिटल R में स्मॉल n भिन्न अवयव A1 A2 A3 AN है, यानी A1 A2 A3 AN है वो R के एलिमेंट हैं। और यहाँ जो x हमने सेलेक्ट किया है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यह भी R का एलिमेंट है। और R है तो समृद्धता की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना गुणन के लिए और योग के लिए। तो इसका मतलब हुआ अगर इस x का हम मल्टीप्लाई A1 से A2 से और AN से सबसे करें
तब a1x, a2x, a3x, anx ये भी फिर आर के ही एलिमेंट होंगे, ये भी किसके एलिमेंट होंगे? आर के, क्योंकि समृद्धता की कंडीशन से अगर हम ये कहें a1 आर का एलिमेंट है और जो x है वो भी आर का एलिमेंट है, तो a1 x है समृद्धता से वो भी आर का एलिमेंट ही होगा। इसी तरह से सभी a1x, a2x, a3x, anx है वो आर के एलिमेंट होंगे। अब हम यहाँ ये चेक करेंगे कि क्या कोई भी दो अवयव समान तो नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए संभव हो तो माना ए आई एक्स और ए जे एक्स हैं वो दोनों एलिमेंट बराबर हैं। आर के दो एलिमेंट, ये जो आर के दो एलिमेंट है ए1 एक्स और ए जे एक्स है, ये क्या है? बराबर हैं। जहां ए आई नॉट इज इक्वल टू ए जे, यानी ए आई और ए जे हैं वो बराबर नहीं है। आई वे नंबर का, इसमें ए आई वे नंबर का और ए जे नंबर के दो एलिमेंट बराबर नहीं है, लेकिन इसमें ये अवयव समान है। देखेंगे आप लोग कि ये भी आर के ही एलिमेंट और ये हैं वो भी आर के ही एलिमेंट, लेकिन क्या है इसमें तो कहा कि ये भिन्न अवयव हैं, A1, A2, A3, AN जो भी हैं भिन्न अवयव हैं, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि इसमें A1x, A2x, A3x है, ये भी आर के एलिमेंट है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये भी भिन्न अवयव हैं। हो सकता है कोई दो अवयव समान हो जाए तो हम समान लेके चल रहे हैं, कोई भी दो अवयव समान लेकर के चल रहे हैं और इनको समान लेके चलें तो आप देखें यहाँ कि ए आई एक्स माइनस ए जे एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए आई माइनस का ए जे बंटनता लगा रहे हैं, एक्स बाहर किया। इसका मतलब हुआ कि या तो ए आई माइनस का ए जे इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स इक्वल टू 0, किंतु एक्स की जो वैल्यू है वो है नॉट इक्वल टू 0, किंतु एक्स नॉट इक्वल टू 0, तब ए आई बराबर ए जे होगा। यहाँ से ए आई इज इक्वल टू ए जे, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना इस बात का, जो कि ए आई नॉट इज इक्वल टू ए जे होने का विरोधाभास है। ए आई इज इक्वल टू ए जे होने का विरोधाभास है। अगर यह इस बात का विरोधाभास है तो फिर क्या सही है? तब ये जो एलिमेंट थे ए आई एक्स, ए जे एक्स, ये बराबर नहीं होंगे, अर्थात तब कैपिटल आर के अवयव a1x, a2x, a3x, anx सभी भिन्न हैं, सभी भिन्न हैं अर्थात अलग अलग हैं। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर भिन्न हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एन ही एलिमेंट तो यहाँ है, एन ही एलिमेंट यहाँ है, ये भी कोई दो समान नहीं है और ना ही इनमें कोई भी समान है। और क्योंकि आर के अवयव ही तो ये हैं और आर के ही ये हैं, ऐसा हो सकता है इसमें कि जो आप लोग सेट के बारे में पढ़ते हो, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो अगर हम ये कहें कि ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा तो हो गया ये एक्स की जगह और ओमेगा स्क्वायर हो गया, या ये कहें कि ये ओमेगा तो हो गया a1 की जगह और ओमेगा स्क्वायर हो गया एक्स की जगह, तो ये बनेगा यहाँ ओमेगा क्यूब जो कि 1 आएगा। तो यहाँ क्या बना? ये 1 बना जैसे। और दूसरा अगर मान लीजिए हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू लें, तो ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए ये है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये मान लीजिए है आपके पास में a1 के इक्वल और ये है x के इक्वल, तो ये ओमेगा 5 बनेगा जो कि ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ a1 x है वह फिर x के ही a1 के ही इक्वल आया ना, यानी यहाँ जो a1 x था इसमें ये जो a1 x है वो a1 के ही इक्वल आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि a1 x a1 के इक्वल आ जाए, हो सकता है a2 के इक्वल आ जाए। अब इसी आधार पर हम ये कहें कि तब आर के जो अवयव हैं ये सभी भिन्न होंगे, अतः हम ये कह सकते हैं
R इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN, R इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN कहो, या फिर A1X A2X A3X ANX कहो, बात एक ही है। A1X A2X A3X और ANX। तो सेट R है, उसको इतना कहो या इतना कहो। हो सकता है कि A2X का मान AN हो जाए या A3X का मान A3 हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है ना, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वैल्यू। लेकिन ये दोनों ही सेट क्या हैं, बराबर हैं। अब बराबर हैं तो हम एक तो कोई भी AL जो कि R का एलिमेंट है और एक कोई X वो भी R का एलिमेंट है, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसा कि हमने बताया आपको पहले, आप इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें या फिर इधर से हम इसको हटाते हैं। अब आप समझेंगे इसमें, यदि X बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए AL बिलोंग्स टू कैपिटल R, तब अगर हम ये कहें कि X बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए AL है वो भी कैपिटल R का एलिमेंट है, तो इसका मतलब X का ऑपरेशन AL से करो या AL का ऑपरेशन X से करो, यानी X का ऑपरेशन AL से करो या AL का ऑपरेशन X से करो, X आ जाना चाहिए। ये X है वह आ जाना चाहिए। समझे एक बार और कि यहाँ ये जो X एलिमेंट लिया था ना हमने, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था, और यह R का एलिमेंट है, यानी इस R का एलिमेंट है ये जो X है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो X होगा, यह जो X R में है, इस R में जो X है कहीं ना कहीं, माना कि समझाने के लिए हमने यहाँ लिख दिया ये X, ये जो X है वो किसी के बराबर तो होगा, ये X हो सकता है इधर AL X के बराबर हो, AL कहीं होगा, यहाँ होगा कहीं किसी नंबर पे, तो हमने इस X को लिख दिया AL X के इक्वल। अब क्योंकि R आपके लिए क्रमनिमेय वलय दे रखी है, तो AL X कहो या फिर X इंटू AL कहो, वो क्या है, X के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये X के इक्वल। इसी के साथ साथ हम इस रिंग R का एलिमेंट एक तो बाई लेंगे और एक AM लेके चलें, एक तो बाई और एक AM। यदि बाई बिलोंग्स टू कैपिटल R कोई अन्य अवयव है, यदि अब यदि बाई बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए AM बिलोंग्स टू कैपिटल R है, ताकि अगर हम यहाँ AM के साथ में, मान लीजिए AM के साथ में और X का गुणा करने पर बाई आ जाए, यहाँ जो सेलेक्ट किया है बाई कैपिटल R का और AM है वो भी कैपिटल R का, इस तरह से सेलेक्ट किया है कि ऊपर जो ये X था उसका गुणा अगर AM से करें, AM से गुणा करने के बाद ये जो बाई एलिमेंट है वो आ जाए, और अगर ये बाई एलिमेंट आ जाए तो इसमें हम बाई इंटू AL, ये जो AL लिया था, अतः बाई इंटू AL करो या AL इंटू बाई करो, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पहले हम ऐसे लिख रहे हैं कि AL इंटू बाई करो, AL को पहले लिख दिया बाई को बाद में, या बाई AL करो, क्योंकि ये क्रम में है ना तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। आप देखेंगे बाई की जो वैल्यू है वो है AMX और ये है साथ में AL, साचर लगाएं तो AM और X AL का मान है, X AL का मान X के बराबर है, तो AMX X AL का जो मान है वो X के बराबर है, और ये जो AMX है वो है फिर बाई के बराबर है। तो हमने यहाँ से ये वैल्यू प्रूव की कि AL बाई इज इक्वल टू बाई, लेकिन AL बाई कहो या फिर बाई AL कहो, तो ये फिर बाई AL कहो, तो आप देखेंगे कि AL बाई इज इक्वल टू बाई इंटू AL,
ये तो तभी पॉसिबल है कि अगर ए एल है ये तत्समक हो जाए, तत्समक इंटू बाई करने पे बाई आया और बाई इंटू तत्समक करने पे फिर बाई आया, तो ये तो तभी पॉसिबल है उपरोक्त से बाई उपरोक्त से ए एल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए एल इज इक्वल टू 1 जो कि गुणन तत्समक है, गुणन के लिए तत्समक है। अभी हम प्रतिलोम की बात करें तो x जो कि r का एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम कोई दूसरा एलिमेंट लें तो यानी x के करेस्पॉन्डिंग जो कि x बिलोंग्स टू r है, और उसके लिए अगर हम कैपिटल ए है जो कि कैपिटल R का एलिमेंट है उसको लेके चलें, अतः आपने देखा कि गुणन के लिए तत्समक ए एल इज इक्वल टू 1 हो गया तथा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए ए डॉट एक्स करो या एक्स डॉट ए करो बराबर में 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ ए का जो, या हम ये कहें कि ए का जो प्रतिलोम होगा अर्थात एक्स का जो प्रतिलोम होगा वो ए होगा, तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं तब प्रतिलोम का अस्तित्व है, तब आर में प्रतिलोम का अस्तित्व है। और अगर आर में प्रतिलोम का अस्तित्व है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शून्य भाजक रहित परिमित क्रमनिमेय वाला एक क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं तब आर एक क्षेत्र होगा, अतः कैपिटल आर एक क्षेत्र है, कैपिटल आर है वह एक क्षेत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका एक बार। स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट, अभी रिपीट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। अभी रिपीट करते हैं भाई। आप देखेंगे यहाँ शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रमनिमेय वाला एक क्षेत्र होता है। इसे सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ी देर पहले हमने समझाया था, एक तरफ क्षेत्र लिखा था और एक तरफ वलय लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पाया कि केवल और केवल आर में गुणन के लिए तत्समक और प्रतिलोम विद्यमान हो जाएं तो क्षेत्र हो जाएगा। तो गुणन के लिए तत्समक और प्रतिलोम बताने के लिए जैसा कि आपको कहा है शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रमनिमेय वलय है, तो परिमित जो वलय है आर उसमें हमने एन भिन्न अवयव मान लिए A1 A2 A3 AN, और x है कोई नॉट इक्वल x जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात x कैपिटल R का कोई अशून्य अवयव है। तो क्योंकि ये सभी A1 A2 AN है वो भी R के एलिमेंट है और x है वो भी R का एलिमेंट है, तो समृद्धता से अगर x का A1 से या x का A2 से A3 से इनसे ऑपरेशन कराया जाए तो ये जो भी A1x A2x A3x और ANX बनेंगे अवयव वो भी R के होंगे समृद्धता गुणधर्म से। अब हमने क्या किया कि कहीं ये समान तो नहीं है इसके अवयव, तो हमने AI और AJ दो बराबर लेके चले, संभव हो तो माना, विरोधाभास ले आएंगे लास्ट में। AI इज इक्वल टू AJX, जहाँ AI और AJ है वो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, लेकिन x का गुणा करने पे बराबर माना है हमने। अब आप AJX को लेफ्ट में लाओ तो इसमें बंटनता लगा के x को बाहर निकाला, क्योंकि शून्य भाजक रहित की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कि दे रखा है आपको कि शून्य भाजक रहित है, तो शून्य भाजक रहित की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिख दें क्योंकि R शून्य भाजक रहित है, तो शून्य भाजक रहित है, तो उस कंडीशन के आधार पर हमने या तो ये जीरो होगा, देखिए दो संख्याओं का डॉट तभी जीरो होता है जब या तो पहली टर्म जीरो हो या दूसरी टर्म जीरो हो, लेकिन x तो जीरो है ही नहीं, यहाँ से
एक्स जीरो नहीं है तो ए आई माइनस ए जे ये जीरो होगा, ये लिख दिया जो कि बराबर है, लेकिन हम विरोधाभास हो गया ना, यहाँ था कि नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल, और यहाँ आ गए दोनों इक्वल, तो हमने कह दिया कि इस बात का विरोधाभास है, और विरोधाभास है, विरोधाभास है तब आर के अवयव ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स ए एन एक्स सभी भिन्न है, और भिन्न है इसका मतलब है यहाँ जो ए वन ए टू ए थ्री एन थे ये भी भिन्न थे, और ये हैं यहाँ ये भी भिन्न है, एन अवयव तो यहाँ थे और वही एन अवयव यहाँ है ए एन तक, तो इसका मतलब आर है वो इसके और इसके दोनों के इक्वल है, अर्थात इसके जो अवयव है वो सेम है। अब हमने क्या किया, कोई भी इस आर का एलिमेंट लिया एक्स, तो अब जो x है हो सकता है ये x, देखो जब x है वो r का एलिमेंट है, पहले से लेके चले थे ना, तो इसका मतलब हुआ ये x भी तो इस इन अवयवों की फॉर्म में होगा, हो सकता है x का मान a1x हो या a2x हो या a3x हो या alx हो, तो हमने कह दिया कि माना x का जो मान है वो alx के बराबर है, लेकिन r है वो क्रम में है तो alx कहो या x इंटू al कहो बात बराबर रहेगी। अब यदि कोई एलिमेंट लिया बाई आर का एलिमेंट लिया हमने, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ समृद्ध, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक तो तत्समक और दूसरा प्रतिलोम की कंडीशन को निकालना चाह रहे हैं। बाई आर का एलिमेंट है, इसके लिए एक एलिमेंट हमने ए एम लिया, जिससे कि हम जो ये एक्स था यहाँ देखिए, जिससे कि यहाँ कोई भी एलिमेंट होगा ए एम एक्स टाइप का, इसमें आर में से ए एम एक्स टाइप का जो एलिमेंट होगा वो इधर इसके किसी भी यहाँ हो सकता है कोई बाई एलिमेंट हो उसके बराबर हो, तो हमने लिखा है कि ए एम एक्स है वो किसी दूसरे एलिमेंट बाई के बराबर है। और अब क्या किया हमने कि यहाँ जो ए एल, एक तो ये बाई और यहाँ जो ए एल एक्स या एक्स ए एल थे उनके आधार पर हमने ए एल बाई लिया, ए एल बाई है क्रम में से बाई ए एल के बराबर होगा, लेकिन यहाँ जो बाई की वैल्यू है वो है ए एम एक्स, तो ए एम एक्स रखी साथ में ए एल, एक्स ए एल को एक साथ रखा और एक्स ए एल की वैल्यू यहाँ से रख दी, एक्स ए एल की वैल्यू है ये एक्स के इक्वल, तो इसको एक्स लिख दिया, ए एम एक्स बन गया, ए एम एक्स की वैल्यू है वो बाई के इक्वल है तो इसकी जगह बाई लिखा, यानी ए एल बाई इज इक्वल टू बाई आया, ए एल बाई कहो या बाई ए एल कहो, तो इसका मतलब है ये कंडीशन हो गई तत्समक की, क्योंकि तत्समक में होता है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, तो यहाँ जो ई है वह तत्समक अवयव कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो ए एल है, यहाँ जो ए एल है वह क्या होगा फिर, ई की जगह ऐसे समझे यहाँ ए एल है, ई की जगह ए एल है, क्योंकि ए तीनों में है तो वाई 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 तीनों में है, तो इसका मतलब ए एल का मान कितना हो गया, तत्समक हो गया 1, और अगर ये तत्समक हो गया 1 तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि इसमें आर में गुणन के लिए तत्समक का अस्तित्व है। अभी हमें प्रतिलोम बताना है, प्रतिलोम को बताने के लिए क्या किया कि कोई भी ए जो कि आर का एलिमेंट लिया और एक एक्स है जो कि पहले से ही चला रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए एल एक्स करो या एक्स ए एल करो बराबर एक आ जाना चाहिए। अगर एक आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो एक्स है वह ए का प्रतिलोम होगा गुणन के लिए आर में, तो यहाँ हमने लिख दिया, तो प्रतिलोम हो गया और यहाँ तत्समक हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्षेत्र होगा आर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे और कल की मीटिंग में आपको यहाँ से आगे थ्योरम्स कराएंगे और कुछ 2 डेफिनेशन और हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।